सो बेटा वेलकम टू द चैनल पीएम गुरु एंड अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन में शुरू कर रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जहां हमारे पास आ रहा है कैपेसिटर, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक नेम इज कैपेसिटर, और जनरली लोग इसे कंडेंसर के तौर पर भी जानते हैं। ये टॉपिक आपके लिए पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर या कंडेंसर, उसमें बेटा कुछ ना कुछ 1 मार्क 2 मार्क या 3 मार्क का कुछ ना कुछ पेपर में 100% होता है। यूजुअली 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, आज हम इस कैपेसिटर कंडेंसर के कुछ अच्छे टॉपिक्स सब कवर करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके टॉपिक जो है 1, 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं बेटा व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटर या कंडेंसर। तो थोड़ा पहले इसका चलते हैं हम इंट्रोडक्शन के तरफ, है ना। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या बेसिक व्हाट इज द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंडक्टर्स। कैपेसिटर के अंदर 2 मेटल कंडक्टर्स होते हैं, 2 कंडक्टिंग रॉड्स होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। 2 मेटल कंडक्टर्स होते हैं एंड दैट कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इंसुलेटिंग मटेरियल बोला जाता है उसको, है ना। मतलब मान लो अगर ये ऐसे 2 कंडक्टर्स हैं, है ना, कंडक्टर में भी रेक्टेंगुलर शेप, में भी स्फेरिकल शेप, में भी सर्कुलर शेप, कैसे भी हो सकते हैं। ये जो 2 कंडक्टर है मेटल कंडक्टर्स, मेटल रॉड्स, है ना, ऐसे 2 मेटल कंडक्टर को, मेटल रॉड्स को सेपरेट किया जाता है, मतलब दूर दूर रखा जाता है और इसके बीच में, करेक्ट, इसके बीच में भरा जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल। थोड़ा पहले बेसिक समझना है। ये बीच में जो है, बीच वाले गैप में, इन बिटवीन दिस 2 मेटल रॉड्स, चलो एक काम करते हैं, सीधा ही फिलिंग कर लेते हैं। इन बिटवीन दिस 2 मेटल रॉड्स, इन 2 मेटल रॉड्स के बीच में यहां भरा जाता है, रिपीट आपको बता रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंसुलेटिंग मटेरियल। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अवॉइड करता है स्पार्किंग ऑफ पॉइंट जब 2 मेटल कंडक्टर को आपने ओपन छोड़ के रखा है उस केस में, बट इट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस के फ्लो को होने देता है। ठीक है, ऐसे दोनों को कभी टकराने नहीं देगा, इंसुलेट करके रहेगा, क्योंकि ये जो मटेरियल है इसे बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां अभी इसका इस्तेमाल होने वाला है मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाई मतलब दोनों पोलरिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोला जाता है कि ये यहां पर फिल किया जाता है। ठीक है, जो यहां पर उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है दोनों कंडक्टर्स को। ये दोनों के दोनों क्या है? ये जो दोनों के दोनों है, इसको यू में से मान लो प्लेट टाइप दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट, तो आप इसको बोल सकते हो रेक्टेंगुलर प्लेट P1, रेक्टेंगुलर प्लेट P2। ये 2 मेटल कंडक्टर्स है बेटा, ये दोनों के दोनों मेटल कंडक्टर है या मेटल कंडक्टर्स, या यू में से कंडक्टिंग रॉड्स हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, अब होता क्या है, इनमें से 2 में से एक मेटल रॉड्स को प्रोवाइड किया जाता है चार्ज। ठीक है, वन ऑफ द मेटल रॉड को चार्ज प्रोवाइड किया जाता है और दूसरे को ग्राउंड में अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। इंट्रोडक्शन आपको चीजें बता रहा है कि होता क्या है कंडक्टर कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर रिपीट समझा रहा हूं, 2 कंडक्टिंग रॉड्स होते हैं या कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा जाता है। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक प्लेट को या एक कैपेसिटर को हम लोग खुद चार्ज प्रोवाइड करते हैं Q नाम का। ठीक है, क्लियर। और दूसरे को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। सेकेंड वन इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड, अर्थ। मतलब ग्राउंड का कौन सा चार्ज होता है? अर्थिंग प्रोवाइड्स निगेटिव चार्ज, अनबाउंड निगेटिव चार्ज, है ना। इधर हमें अनबाउंड निगेटिव चार्ज दिया जाता है, सेकेंड प्लेट को अनबाउंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और ये तो सप्लाई है बेटा, जहां से आपने उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया सप्लाई से। तो आपको पता है जब कभी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो उसके कारण क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके सराउंडिंग में यहां बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड E। और
बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्ज डेवलप करेगा वोल्टेज, बस चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम डेवलप करता है करंट, और उस चक्कर में इनके बीच में क्या डेवलप हो जाता है, वोल्टेज। इट ऑल्सो क्रिएट द वोल्टेज। ठीक है, अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, जितना चार्ज आएगा उतने कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ज्यादा चार्ज आएगा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्योंकि ये कंसेप्ट ही है हमारे कैपेसिटर केस का या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हम पढ़ चुके हैं व्हेनेवर चार्जेस आर गिवन टू द कंडक्टर, वो चार्जेस क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर क्या बनता है, बिकम्स चार्ज कंडक्टर, और डेवलप करता है उसका ओन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में। तो यहाँ चार्ज दोगे तो बाजू में क्या बनने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर क्योंकि ऊपर वाले को पॉजिटिव सप्लाई दिया है तो हाई पोटेंशियल पे, नीचे वाले निगेटिव चार्ज लगा है, अनबाउंड अर्थिंग बोलते हैं इसको, अनबाउंड निगेटिव चार्ज मतलब इसको अर्थिंग प्रोवाइड किया गया है, करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई क्या होगा कि यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, वोल्टेज भी। इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट किया जाता है ना, जो मैंने पहले ही बोला है कि दोनों प्लेट को आजू बाजू में रखा जाता है, इन दोनों प्लेट को सेपरेट किया जाता है बाय द डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस है उनके बीच का, और यहाँ के बीच में मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की भरा जाता है। अब देखो होता क्या है, हमने किस की बात की, बोला यहाँ पे चार्ज सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। सर ये सब चीजें से बनता क्या है, तो बेटा ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है ना। कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना। तो अभी सबसे बेस्ट में हम इसका डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। व्हाट इज अ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ये ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है which used to store high charge comparatively at lower potential, कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करता है, कंपैरेटिवली एट लोअर पोटेंशियल, वोल्टेज काफी कम बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो भी देखने वाले कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जस्ट इसके बाद में। ठीक है, फिलहाल आपको ये क्या है, इसकी डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कभी किसी ने बोला डिफाइन अ कैपेसिटर, तो याद रखना कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, स्टोर करता है हाई चार्ज, काफी ज्यादा चार्ज वो स्टोर करता है कंपैरेटिवली एट द लोअर पोटेंशियल, वोल्टेज काफी कम बनेगा। ठीक है, तो सर तो चार्ज स्टोर करने की कुछ तो चीज होगी। हाँ बेटा, जो वो जितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है उसको बोलते हैं उसकी कैपेसिटी, है ना। तो कैपेसिटर हैज अ डेफिनाइट कैपेसिटी। हर कैपेसिटर की क्या होती है, एक डेफिनाइट कैपेसिटी होती है। कैपेसिटर हैज अ डेफिनाइट कैपेसिटी टू स्टोर अ चार्ज स्टोर करने की भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। ठीक है, चार्ज स्टोर करने की भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय सी, इट इज डिनोटेड बाय सी। कैपेसिटी का नोटेशन जो होता है ना वो होता है सी। इट इज गिवन बाय फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटी का, सो इट इज गिवन बाय फॉर्मूला। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटी जो अपन निकालते हैं बेटा कैपेसिटर की, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला है कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन वोल्टेज। ठीक है, दैट्स व्हाट द फॉर्मूला इज टू बी कैपेसिटर कैपेसिटी का। दैट मीन्स कैपेसिटर को हम दिखाते हैं सी से, सी का फॉर्मूला है ना, कैपेसिटर का फॉर्मूला कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज, तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू बनेगा Q बाय V। कैपेसिटी का ये आता है फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो देखो यहाँ पर आपको खुद दिखता है जो हमने बोला था कि डेफिनेशन क्या बताया था कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्टोर करता है हाई चार्ज कंपैरेटिवली एट लोअर पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर क्लियर दिखता है जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी,
क्योंकि देखो कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करने करेगा उतनी कैपेसिटी ज्यादा। वही तो हमने यहाँ बोला था, कैपेसिटर हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, जितना उसमें चार्ज आ रहा है उतने हिसाब से उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है ना। और कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जितना वोल्टेज कम होगा उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो डिवाइस बना ही वैसा है, चार्ज ज्यादा स्टोर करता है, वोल्टेज काफी कम लगता है, ठीक है। इस कैपेसिटी को मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ फैराड। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज मेजर्ड, इसको काउंट किया जाता है, गिना जाता है, मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ फैराड, FARAD, फैराड, डिनोटेड बाय कैपिटल F, ठीक है। कैपेसिटी का यूनिट है फैराड। तो सुनो अभी, अगर हाउ टू डिफाइन 1 फैराड, 1 फैराड कब होगा सर? तो 1 फैराड कैपेसिटी कब बनेगी? जब ऊपर कौन है बेटा, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। जब 1 कूलम का चार्ज डेवलप करेगा 1 वोल्ट का वोल्टेज पोटेंशियल, तो उसे बोला जाता है 1 फैराड। तो व्हाट इज 1 फैराड, है ना, दैट इज नोटेशन, विद वर्डिंग में लिखा 1 फैराड का नोटेशन है 1F इज इक्वल टू, कूलम का सिंबल C, 1C by 1V। When 1 coulomb of charge develop the 1 volt of voltage across a potential, then we say that कि यहाँ पर कैपेसिटी कितनी बनती कैपेसिटर की, 1 फैराड की, ठीक है। या ऐसे भी आप बोल सकते हो, when 1 volt of potential developed across a potential due to 1 coulomb of charge Q, है ना, 1C by 1V। हिंदी में बोला जाए तो जब 1 कूलम का चार्ज हम अप्लाई करेंगे और उस 1 कूलम के चार्ज के कारण 1 वोल्ट का पोटेंशियल बनेगा, तो 1C by 1V क्या बन जाएगा बेटा आपका, 1F, 1 फैराड बन जाएगा। तो ये कैपेसिटी का यूनिट है फैराड। अब कैपेसिटर हर जगह लगा हुआ है वन एंड अनदर फॉर्म में, क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज स्टोर करना, और चार्ज स्टोर करके करेक्ट उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना। तो कैपेसिटर, जैसे आपने देखा होगा फैन में ऊपर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या लग के रखा है, कैपेसिटर, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल शेप का फैन के ऊपर लगा होता है, ठीक है, दैट इज अ कैपेसिटर और कंडेंसर फैन के अंदर लगा, जिसमें अगर आप देखोगे तो 2.5 प्लस माइनस 0.5 वाला कैपेसिटर इस्तेमाल करते हो आपके फैन वाले डिवाइसेस में, जो जनरली 40-50 रुपए का मिलता है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज जिसका होता है 220 टू 440 वोल्ट तक के फ्लक्चुएशन को एडजस्ट कर लेता है वो, जिसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो कैपेसिटर फैन डिवाइस में लगा है, कूलर में लगा है, पानी चढ़ाने वाले मोटर में लगा है, जो आप घर में हमारे बोरवेल में या मान लो कुएं में जो मोटर लगी है पानी चढ़ाने के लिए, वहां पर भी उसका रोटेटिंग स्पीड वोल्टेज कम के साथ कम वोल्टेज में ज्यादा स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, पानी चढ़ना चाहिए, इसलिए वहां कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर कैपेसिटर उड़ जाए या कुछ मतलब प्रॉब्लम आ जाए तो फैन की स्पीड एब्रप्टली क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है ना, मोटर का घूमना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। याद रखिए, पानी की मोटर अगर अचानक स्टॉप हो जाती है अगर कैपेसिटर उड़ जाए तो कैपेसिटर के बहुत सारे यूजेस है रेगुलर हमारे लाइफ में भी, ठीक है। और कुछ कैपेसिटर के यूजेस है, जैसे कैपेसिटर का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, टर्निंग ऑन द रेडियो सर्किट को प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है उसके लिए भी, करेक्ट। फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट, रेक्टिफायर में जो हमने पढ़े थे हाफ का फुल रेक्टिफायर के अक्रॉस अपन जब देखते हैं कि जो हमें रेक्टिफाइड डीसी करंट मिलता है उसको प्योर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है फिल्टर सर्किट का, और फिल्टर के अंदर भी कौन लगे होते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। तो इस तरह से कैपेसिटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो ये था कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, कैपेसिटर कैपेसिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ कैपेसिटर डिवाइस, बनता कैसे है, ये सब चीजें आपको क्लियर करके बताता हूं। मैं एक बार और छोटा रिकैप दे रहा हूं। कैपेसिटर में क्या होता है, 2 कंडक्टिंग रॉड या मेटल प्लेट्स होती है, ठीक है, जो उसको सेपरेट किया जाता है बाय द डिस्टेंस d, और उस सेपरेशन के गैप में क्या भरा जाता है, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। एक प्लेट को हम खुद सप्लाई प्रोवाइड करते हैं चार्ज, और दूसरे प्लेट को कहाँ कनेक्ट किया जाता है, अनबाउंड नेगेटिव चार्ज पे। आप अनबाउंड नेगेटिव चार्ज मतलब अर्थिंग के साथ जोड़ा जाता है, अर्थ के साथ जोड़ा जाता है। उसके कारण क्या होगा, आप सप्लाई सिर्फ एक प्लेट को देते हो, तो जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो, पता है सराउंडिंग में क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शन में होगी? जितना आपने चार्ज प्रोवाइड किया है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं बताता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप अक्रॉस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई का फॉर्मूला, ठीक है, पहले आप वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ लो। वी का फॉर्मूला होता है ई इंटू डी। वी का फॉर्मूला होता है ई इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई का फॉर्मूला बन जाता है वी बाय डी। सर ये वी कौन है? वी है बेटा उसके बीच में डेवलप होने वाला वोल्टेज, और डी है बेटा उसके बीच की गैप। ठीक है, क्लियर है? तो वी फॉर वोल्टेज, डी फॉर डिस्टेंस, ये गैप। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट भी बन जाता है। मैं आपको भी बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बनेगा? वी कौन है? वोल्टेज, तो वोल्ट। डी कौन है? डिस्टेंस, दैट इज मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो मेजर्ड इन यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर में भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको और एक तरीके से पढ़ा जाता है, वो हम सामने देखेंगे, डीवी बाय डी एक्स बोल के। इसको हम ये बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, वो भी हम आपको बाद में क्लियर कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है? ई का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वी बाई डी, क्योंकि वी का फॉर्मूला है ई इंटू डी। और ये कंसेप्ट दिया था, ये फॉर्मूला दिया था बाय द साइंटिस्ट फैराडे ने ये इसका फॉर्मूला दिया था, वी का फॉर्मूला ई इंटू डी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करंट हुआ है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बोला हमने वी, बट एक हमने आपको क्लियर करके बताया कि कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्टोर करता है हाई चार्ज। ये काफी काम की चीज है आपके पास, है ना, कंपेरेटिव एट अ लोअर पोटेंशियल, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत बार आ चुका है। कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या कैपेसिटर इज अ डिवाइस, ऑप्शन आते हैं, इज यूज्ड टू स्टोर हाई चार्ज एट लो पोटेंशियल, हाई चार्ज एट हाई पोटेंशियल, लो चार्ज एट हाई पोटेंशियल एंड लो चार्ज एट लो पोटेंशियल। ऐसे ऑप्शन आपके बन के आते 4। तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या करेगा? हाई चार्ज स्टोर करेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा? काफी कम रहेगा। ठीक है, चारों ऑप्शन भी हमने आपको बता दिए। डेफिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। एक कैपेसिटर इज अ डिवाइस, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, है ना। कैपेसिटर इज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर, ऑप्शन नंबर ए, नंबर 1 ऑप्शन होगा स्टोर हाई चार्ज एट लो पोटेंशियल, ऑप्शन बी होगा लो चार्ज एट लो पोटेंशियल, तीसरा ऑप्शन होगा, है ना, लो चार्ज एट हाई पोटेंशियल, एंड उसके बाद हाई चार्ज एट हाई पोटेंशियल। तो चारों में से आपको बताना है ये क्या होता है हमारा? हाई चार्ज एट लो पोटेंशियल। चार्ज काफी ज्यादा स्टोर करेगा, वोल्टेज काफी कम लगेगा। ये डेफिनेशन हो गया। फिर आपको हमने एक चीज और बताई कि हर एक कैपेसिटर की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। जैसे फैन का कैपेसिटर 2.5 का, कूलर का होता है 5 का, 4 to 5 का, 4.5 का कैपेसिटर आता है। इसकी पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी क्या में काउंट की जाती है? फैराड में काउंट की जाती है ना। और कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? चार्ज अपॉन वोल्टेज। वो चार्ज अपॉन वोल्टेज होने के बाद उसका यूनिट क्या होता है? तो फैराड कैसे बना वो भी आपको क्लियर कर दिया। 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया इस कैपेसिटर के अंदर। अभी बेटा आपको बता दो, कैपेसिटर 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं, 3 टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं। एक होता है नंबर 1 वाला हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारे सिलेबस में है, हमारे 12th के स्टडी में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके ही बारे में अभी हमको सामने पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है अभी जो हमें पढ़ना है। इसके बाद में एक और होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और तीसरा कैपेसिटर होता है बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर कुछ टाइप है। 3 तरह के कैपेसिटर जनरली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में मिल जाते हैं। तो इसमें से अभी हमारे को पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे मैंने डायग्राम भी लगभग उसी का बनाया था सामने बेसिक में भी, कि आपको क्लैरिटी ज्यादा आ जाए।
चलो बढ़ते हैं, अभी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टॉपिक को कवर करते हुए, ठीक है। और यहाँ फिलहाल हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस कंसेप्ट पे काम करता है? वैसे बेटा कंसेप्ट तो हमने आपको अभी क्लियर करके दिया, वो हम यहाँ पर प्रूव करके देखेंगे, करेक्ट, ये कैसे होता है, क्यों होता है, और उसके बाद इसके कैपेसिटी का डेरिवेशन निकालेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सुनो, व्हाट इज नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। एक्सप्लेनेशन में आता है बहुत बार, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्वेश्चन कैन बी कम फॉर 2 by 3 मार्क्स। तो इसे अभी हमें कैसे प्रूव करना है। नाउ व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स। एक कंडक्टिंग प्लेट का नाम होता है P1, दूसरे कंडक्टिंग प्लेट का नाम होता है P2। हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको वही डायग्राम बना के लगभग दिखाया था कि आपको क्लैरिटी ज्यादा आ जाए, ठीक है। एक ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट है, मेटल प्लेट है P1 ऊपर वाली, और नीचे वाली प्लेट है बेटा हमारी मेटल वाली कंडक्टिंग प्लेट P2। तो यहाँ पर 2 प्लेट्स ऐसे लगी हुई है, वन इज P1 अनदर इज P2। ये हमारा मेटल प्लेट P1, ठीक है, ये हमारी मेटल प्लेट P2, ठीक है। ये 2 प्लेट्स आपकी यहाँ पर लगी हुई है, मेटल प्लेट्स है ये लो हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, मेटल की प्लेट्स है, भरी हुई प्लेट्स है, मेटल प्लेट्स है। इसके बीच में पहले सुनना है अच्छे से क्या होता है, इनको सेपरेट किया जाता है 2 मेटल प्लेट को बाय द डिस्टेंस d, और इस डिस्टेंस d के बाद यहां पर भरी जाती है मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल बोला जाता है, जो इन 2 मेटल प्लेट को एक दूसरे से अलग रखता है और अवॉइड करता है स्पार्किंग ऑफ पॉइंट्स को, टकराने को, दोनों मेटल रॉड को टकराने नहीं देता। तो यहां पर भरा जाता है मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में, ठीक है। सो मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल्ड इन बिटवीन द 2 मेटल कंडक्टर्स। इसके बाद में होता क्या है वो समझना है। जैसे हमने आपको बताया था कि आपके प्लेट P1 को सप्लाई से पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज आर गिवन टू द प्लेट P1 फ्रॉम द सप्लाई, और यो प्लेट P2 है, ये कनेक्ट किया जाता है हमारे ग्राउंड से, हमारे अर्थिंग से, जहां पर अनबाउंड नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसलिए हम बार बार उधर में भी वही वर्ड लिखे थे कि नीचे वाली प्लेट जो है ना वो अनबाउंड, अनगिनत नेगेटिव चार्ज पे लगी है, अनबाउंड नेगेटिव चार्ज जिसे बोला जाता है अर्थ या अर्थिंग, ठीक है, वहां हमने इसको कनेक्ट करके रखा है। अब देखो क्या होगा, समझना है। व्हेन चार्ज प्लस क्यू, कैपेसिटी कंसेप्ट में हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना है जो हमने डेफिन यहाँ पर बताया था। डेफिन में क्या बोला था कि चार्ज काफी स्टोर करेगा, वोल्टेज काफी कम लगेगा, उसकी क्लैरिटी हमको यहाँ पर लेनी है। तो सुनिए क्या होता है, कैसे करते हैं। तो सुनो, व्हेन चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू दिस मेटल प्लेट P1, जब चार्ज प्लस क्यू दिया जाता है मेटल प्लेट P1 को, मेटल प्लेट P1 को चार्ज प्लस क्यू दिया जाता है, करेक्ट। इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस ऑफ प्लेट P1 इनसाइड द प्लेट P1। देखो क्या होता है, हमने थ्योरी पढ़ी है, whenever charges are given to the conductor, it is equally distributed over the whole surface of a conductor। ये मेटल कंडक्टर सी है, उधर लिख के रखे हैं कंडक्टिंग प्लेट्स है। तो थ्योरी क्या बोलती है, जब किसी कंडक्टर को हम चार्जेस प्रोवाइड करते हैं, वो चार्जेस उस मेटल सरफेस पे इक्वली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए चार्जेस पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब चार्ज बढ़ेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम डेवलप अ करंट और मेटल हैज अ रेजिस्टेंस, क्या बनेगा वहां पे, वोल्टेज, क्या बनेगा वहां पे, वोल्टेज। लेकिन होता क्या है, क्योंकि सेकंड वाला जो प्लेट है वो कनेक्ट हुआ है अर्थिंग में, और अर्थ हैज नेगेटिव, अनबाउंड नेगेटिव चार्ज, तो बाय मेथड ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एक के कारण दूसरे में, म्यूचुअल इंडक्शन की प्रक्रिया से होता क्या, म्यूचुअल मतलब एक के कारण दूसरे में, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव भी है, तो इसको रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा यहाँ पे, इट डेवलप इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ, लगभग ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा इनसाइड द प्लेट P2। तो होता क्या है,
इसके पॉजिटिव चार्ज को इसका निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, कैंसल। करेक्ट। अब क्योंकि आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिया था, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण सराउंडिंग में कौन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप होगा 100%, लेकिन होगा क्या, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज काट रहा है, तो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस काफी कम रहेगा। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट P1 इज कैंसल्ड बाय द निगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट P2। उसके चार्ज को ये चार्ज काट रहा है, मतलब वापस करंट की वैल्यू को घटा देगा और वोल्टेज को क्या करेगा, घटा देगा। V का फॉर्मूला इनटू R है ना, मेटल का कंडक्टर का रेशियो खुद का R होता है, तो यहां पर वो चार्ज को काटने के कारण चार्ज कॉन्स्टेंटली घटते जाएगा और उसके कारण वोल्टेज नहीं बढ़ पाएगा। अगर मान लो आपने और चार्ज बढ़ा दिया और सप्लाई से और चार्ज बढ़ा दिया, तो ये चार्ज और डिस्ट्रीब्यूट होगा अक्रॉस द आउटर साइड ऑफ प्लेट P1। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा कि चार्ज बढ़ा है तो सर हो गया ना काम, अभी वोल्टेज बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहां मैंने वर्ड क्या लिखा है, अनबाउंड निगेटिव चार्ज। अर्थिंग बेटा, अर्थ के पास काफी ज्यादा निगेटिव चार्ज है अर्थिंग में। जितना तुम ऊपर चार्ज बढ़ाते जाओगे बाय मेथड ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उतना ही अनबाउंड निगेटिव चार्ज वापस डेवलप होगा अक्रॉस द आउटर साइड ऑफ प्लेट P2। तो क्या होता है, ये जो निगेटिव चार्ज होता है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट, ऑलमोस्ट बराबर, लगभग इक्वल होता है प्लेट P1 के। जितना तुम प्लेट P1 का चार्ज बढ़ाते जाओगे, उतना प्लेट P2 पे भी निगेटिव चार्ज क्रिएट होते जाएगा बाय म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन आप हो क्या रहा है कि चार्ज खुद दे रहे हो, चार्ज की सप्लाई कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रही है, बट हो क्या रहा है कि इसके पॉजिटिव चार्ज को ये निगेटिव चार्ज कैंसिल कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या कर रहा है, कम। इसलिए हम बोलते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा जाता है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टोर करता है हाई चार्ज कंपैरेटिवली एट द लोअर पोटेंशियल। चार्ज तो तुम काफी भर भर के दे रहे हो, ठीक है, बट इस पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज क्या करते जा रहा है, कैंसिल करते जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई वो उसके वोल्टेज को कॉन्स्टेंटली काटते जा रहा है। तो इस तरह से यहां पर ये डेफिनेशन आती है। देयरफॉर अगेन वही डेफिनेशन में लिख रहा हूं कि यहां से क्लियर होता है कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, capacitor is an electrical arrangement which used to store, जो स्टोर करता है। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, अच्छे से ध्यान देना है, वही डेफिनेशन को डबल लिख रहे हैं, है ना। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट विच यूज्ड टू स्टोर हाई चार्ज, वो चार्ज काफी ज्यादा स्टोर करेगा, हाई चार्ज कंपैरेटिवली एट द लोअर पोटेंशियल। उसका जवाब हमने यहां पर आपको बताया, पोटेंशियल क्यों कम बन रहा है, कंपैरिजन में चार्ज काफी ज्यादा जा रहा है ना, कंपैरेटिवली आपका वोल्टेज काफी कम बन रहा है। कंपैरेटिवली मतलब दोनों को कंपेयर अगर किया जाए तो कंपैरेटिवली एट लोअर पोटेंशियल। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका जवाब हमने आपको यहां पर दिया, और एक बार आपको हम इसको क्लियर करके बता रहे हैं। ध्यान देना है, ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो पढ़ने में मजा आएगा बेटा। देयरफॉर सी का फॉर्मूला Q/V होता है, और जो हमने आपको बताया कि जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितना वोल्टेज घटेगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, चार्ज बढ़ेगा कैपेसिटी बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा कैपेसिटी अगेन बढ़ेगी। तो डिवाइस ही वैसा बनाया गया है, ध्यान देना है, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये तो आपके समझने के लिए लिखा गया है बाजू में कि होता क्या है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन करके, ठीक है। और ये क्यों ऐसा बोला जाता है, एक बार वापस समझा रहा हूं। देखो क्या होता है कि हमारे प्लेट P1 को हमने सप्लाई से कनेक्ट किया है, हमारे सप्लाई में पूरा पॉजिटिव चार्ज दौड़ते हुए आता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल वाला, वो पॉजिटिव चार्ज में होता है, और हर सप्लाई को न्यूट्रल करने के लिए निगेटिव चार्ज हमारे घर में अर्थिंग किया जाता है, और अर्थिंग से अप्लाई, तो वही बताया। ये दो कंडक्टर के दो वायर्स कैसे कनेक्ट करते हैं, पहले वायर को, पहले प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव वाला चार्ज, और दूसरे वायर के दूसरे प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं अर्थिंग को, निगेटिव वाला चार्ज। होते क्या जाएगा, हम सप्लाई से इसको चार्ज देते जाएंगे, तो क्योंकि ये मेटल कंडक्टर है, ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने सरफेस पे। चार्ज सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सराउंडिंग में क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिनोट कैसे किया है, ई से,
लेकिन जितना ये चार्ज यहाँ पर बनते जाएगा बाय मेथड ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि ये तो अनबाउंड निगेटिव पे बना हुआ है, तो उसको काटने के लिए, रिपेल करने के लिए ये अर्थिंग आपका उतना ही सेम निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा प्लेट P2 के इनसाइड पे। ठीक है, फिर अगर आपने और चार्ज बढ़ाने की कोशिश की आउटर साइड पे, और चार्ज बढ़ाओगे आउटर साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जितना तुम चार्ज बढ़ाओगे, क्योंकि ये अनबाउंड निगेटिव चार्ज आपके पास लगा हुआ है, ये उतना ही चार्ज वापस क्रिएट करेगा और उस चार्ज को काटने की कोशिश करेगा। तो क्या हो रहा है, बार बार चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कट कर रहा है निगेटिव वाला चार्ज, इसलिए वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, कम। तो देखो आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, मतलब चार्ज काफी ज्यादा देते जा रहे हो, कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, बट वोल्टेज क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। इसलिए डेफिनेशन ऐसा है, इसलिए ही डेफिनेशन ऐसा है कि कैपेसिटर एक क्या होता है, कैपेसिटर एक आपका इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट होता है जो स्टोर करता है हाई चार्ज कंपैरेटिवली एट द लोअर पोटेंशियल। ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन आता है जो आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है। अब चलो साथ में हम एक काम करते हैं, हम इसके कैपेसिटी का डेरिवेशन भी पढ़ते हैं। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर की, पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी का डेरिवेशन देखते हैं। इसकी कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, सी का फॉर्मूला Q बाय V, इससे तो पता चल ही जाता है, बट पर्टिकुलरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी का भी एक डेरिवेशन है, तो चलो अभी उसको उठाते हैं। ठीक है बेटा, अभी हमने देखा डायग्राम, बेटा ऊपर ही आपके सामने, कोई नया डायग्राम बनाने की गरज नहीं है, ऊपर आपके सामने डायग्राम है। आपको बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटी का ऑलवेज पता है, सी का फॉर्मूला कितना होता है, Q बाय V, तो बेसिक फॉर्मूला है। अभी हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले में हमने यहां ये देखा कि हम यहां क्या कर रहे हैं, हम हमारे प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं और हमारे कंडेंसर में दो प्लेट्स होती है, रेक्टेंगुलर शेप की या स्क्वायर शेप की। पैरेलल प्लेट में कोई भी शेप की प्लेट हो सकती है। चलो एक काम करता हूं, इस प्लेट का मुझे एरिया पता नहीं, तो मैं इस प्लेट के एरिया को क्या बोल दे रहा हूं बेटा, ए, मतलब मैंने चार्ज पूरे एरिया पे चले गए हैं। ठीक है, तो सुनिए अभी हम इतना जानते हैं कि कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C is equal to Q by A, बेसिक फॉर्मूला, दैट्स व्हाट वी नो अबाउट द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। इसको हमें वापस यूज करना है, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गरज पड़े तो। ठीक है, थोड़ा जगह स्टोर करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा हेडिंग को कर्टेल कर लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर को हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना, जल्दी से डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट अगेन एग्जामिनेशंस के लिए 2/3 मार्क का टॉपिक है, ये थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, अभी यहाँ पे डेरिवेशन निकालना है। एनीवे, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला C is equal to कितना होता है, Q by V, ये बेसिक फॉर्मूला हमें पता है। अभी उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं जिस फॉर्म में बन सकता है। तो मुझे बताओ मैंने क्या बोला, इस प्लेट के एरिया को, जो भी प्लेट होगी, रेक्टेंगुलर होगी है ना, स्क्वायर शेप होगी, उसको बोल दिया मैंने A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड at the plates of capacitor is given by, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना बनेगा। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या दिया है, चार्ज दिया है Q चार्ज कहां पर दिया है, पर एरिया, और एप्सिलॉन नॉट इनटू K, जो हमने आपको पढ़ाया था, बताया था, ये वही फॉर्मूला है फॉर एनी शेप ऑफ कंडक्टर। याद करो, Q बाय A मतलब ही कौन होता है, सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K। हमने आपको बताया था एनी शेप ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सादे के लिए, और मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कितना हो जाता है, K। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है। जरूरी नहीं अगर आपको उतना कुछ नहीं पता तो आप बेसिक याद करके भी लिख सकते हो। याद करो, आपके स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन क्या आया था, ऊपर आया था चार्ज अपॉन आया था 4πr² एप्सिलॉन नॉट, वो एयर के लगा था, मीडियम रहा तो कितना लगता है वापस की, तो ऑलवेज होता क्या है, ऊपर क्या आता है चार्ज, नीचे क्या आता है उसका एरिया, तो वही हमने यहाँ पर लगाया। बेसिक्स ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। ऊपर क्या होता है चार्ज, नीचे क्या लगता है एरिया। देखो चार्ज किसको दिया था, प्लेट एरिया, जो एरिया था उस प्लेट का, उसको हमने बोल दिया है A। तो हम यहाँ पर सीधा बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला Q बाय A।
अगर क्यू बाय ए नहीं याद आ रहा है तो डायरेक्ट हमने आपको याद भी दिलाया कि एनी शेप ऑफ कंडेंसर या एनी शेप ऑफ कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। मैं दोनों वैसे समझा के बता रहा हूँ कि बने कैसे है, आप इनिशियल के डेरिवेशन से भी याद रख सकते हो। मैं रिपीट समझा रहा हूँ। स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन क्या था, चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट होती थी वहां पर आपकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस, एयर मीडियम के लगा तो के की वैल्यू क्या हो जाती है 1। या एयर मीडियम नहीं है, मीडियम ऑफ डायरेक्ट वहां भरा गया है तो के लगाना पड़ेगा मुझे। तभी मैंने आपको ये समझाया था नोट डाल डाल के एक्सप्लेनेशन के दौरान, लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तो ये सब चीजें वही चल रही है। तो सेम बेटा, अभी अपना चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है क्यू, एरिया कितना है ए, क्यू बाय ए। क्यू बाय ए का मतलब ही कौन होता है, सिग्मा। और ऐसे बना है एनी शेप ऑफ कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो मैंने वो भी आपको समझा के बताया कि एनी शेप का फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखिए। अब ये फॉर्मूला हम कहाँ डालते हैं, देखो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था बाय फैराडे, वी का फॉर्मूला कितना होता है, E इंटू डी, ठीक है। तो देखो बाय फैराडे, फैराडे के कंसेप्ट के हिसाब से बाय फैराडे हमारा ई का वी का फॉर्मूला, वी क्या है सर, वोल्टेज, वही बता रहे हैं हम। आप ये फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, तो देखो बेटा चार्ज तो हमारा क्यू ही है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। कैपेसिटी का नोटेशन कितना है, सी है, वो तो बदल नहीं सकता क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन है कैपेसिटी का सी, जो हमने आपको बताया कैपेसिटी नोट बाय सी। हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि वी का फॉर्मूला कितना होता है, ई इंटू डी, दैट व्हाट वी नो अबाउट। तो हमने ई इंटू डी के लिए पहले कौन निकाल लिया, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो वी का फॉर्मूला ई इंटू डी, therefore v becomes e में a और a कोई भी डाल दो, मैं यही से डाल देता हूँ बेस्ट वे, q बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू k, क्योंकि अभी अगर आप नहीं डालोगे तो बाद में सिग्मा को रिप्लेस करना ही पड़ता है, तो हमने पहले ही डाल दिया। which is इक्वेशन नंबर बना हमारा बेटा 2, ये हमारा वोल्टेज। अब इस वोल्टेज को हम यहाँ पे डाल देते हैं, सॉरी वी विल गोइंग टू प्रोवाइड इट इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, बस हमारी कैपेसिटी बन जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इस 3 की वैल्यू हमें 1 में डाल देनी है, कैपेसिटी मिल जाएगी बेटा पैरेलल प्लेट की इन वन अनदर फॉर्म में। देखो ऊपर कितना है Q और नीचे V का फॉर्मूला, नीचे V का फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान देना है। V का फॉर्मूला बना क्या, रिपीटेड बता रहा हूं हम आपको, याद रखे। E का फॉर्मूला आ चुका है Q बाय एप्सिलॉन नॉट K इंटू बाजू में कौन आ चुका है D, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है जिसको हमने इक्वेशन नंबर कितना बोला है 3, ये बाजू में डी लगा चुके हैं, बस वो वैल्यू आपको डालना है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी, ठीक है, दैट व्हाट वी अप्लाइड। अब ये फ्रैक्शन है, इसके अपन कुछ भी नहीं मतलब 1, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड, तो क्या होगा Q, ये ऊपर जाएगा Q इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट K अपॉन Q इंटू डी, क्योंकि क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको जो मिल रहा है ए एप्सिलॉन नॉट K बाय डी, दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर, आ गया डेरिवेशन, एक्सप्रेशन आ गया कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर का, ठीक है। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। बहुत बार डिराइव करने को आया है, देखो कितना सिंपल तरह से निकाला, कोई हार्ड काम नहीं किया है। बेसिक कैपेसिटर का फॉर्मूला लगा, कैपेसिटी का सी का फॉर्मूला कितना होता है Q बाय V। हमने वो क्या बोला, डायग्राम में हमारा चार्ज कितना है Q ही है, तो उससे तो बदलेगा नहीं, नोटेशन ही है Q, भी सप्लाई से प्रोवाइड करते हैं। कैपेसिटी का सिंबल कितना होता है C, तो वो भी बदलेगा नहीं। तो बदला किसको अपन ने, वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला E इंटू डी होता है। तो हमने क्या किया, हमारे जो कंडेंसर है, जो भी प्लेट्स लगी है, वो प्लेट का शेप पता नहीं, तो एनी शेप ऑफ कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल कर दिया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को हमने यहाँ V में, क्योंकि V का फॉर्मूला E इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस V में डाल दी, तो हमें क्या मिला, वोल्टेज की एक नई वैल्यू मिल गई, और बस वो वोल्टेज की नई वैल्यू को वापस यहाँ पे डाल दिया। तो C इक्वल टू Q बाय V का फॉर्मूला डाल दिया, फर्स्ट इंटू फोर, सेकंड थर्ड कर दिया, Q हो गया कैंसिल। तो हमारे को फॉर्मूला मिला है A एप्सिलॉन नॉट K बाय D, वेयर व्हाट इज A, एक बार और क्लियर कर रहा हूं, A इज अ एरिया ऑफ द प्लेट्स में भी रेक्टेंगुलर, प्लेट्स में भी सर्कुलर, प्लेट्स में भी स्क्वायर शेप। पेपर में आपको हर तरह की
पैरेलल प्लेट आती है, याद रखना है। ये मत समझो कि डायग्राम में रेक्टेंगुलर दिख रही है तो रेक्टेंगुलर प्लेट ही आएगी, कभी एरिया दिया जाता है कभी नहीं दिया जाता है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। के कौन होता है, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो इस तरह से कैपेसिटी का डेरिवेशन हमारा आ चुका है। 2 या 3 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाता है कैपेसिटी पे। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर एक काम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं और एक बार बता दूं, दिस टॉपिक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी का डेरिवेशन ये जो हमने यहाँ पढ़ा, थ्योरी के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी। उसके पहले ये जो पढ़ा था वो भी 2 मार्क का कंसेप्ट था, बट वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन, सभी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर करके रखी है। और बेटा अभी आ रहा है आपके सामने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जैसे आपने 10th में 2 तरह के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ऐसा ही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास यहां पर भी है, बट रिजल्ट जो है ना वो उल्टा है। 10th स्टैंडर्ड के कंपेयर 9-10 में जो आपने सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था उससे डिफरेंट सा रिजल्ट आपके पास है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने के पहले ना। इस साइड में थोड़ा सा आपको पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर याद दिलवाया जाए और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर याद दिलवाया जाए, फिर हम उसको कवर करते हैं। तो याद करो 9th और 10th स्टैंडर्ड में किसी ने 9th में पढ़ा होगा, कुछ ने 10th में पढ़ा होगा, स्टेट बोर्ड सीबीएसई के अलग अलग बच्चों ने। तो सबसे पहले आपने देखा होगा बेटा 10th में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंसेस को जो आपने लगाया था सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो आपने रेजिस्टेंस देखा, देखो क्या हुआ था, आपको पता है 3 रेजिस्टेंस को ऐसे एक लाइन में कनेक्ट किया गया था, है ना, एक कतार में एक लाइन में कनेक्ट किया गया था। हम बोल रहे 3 रेजिस्टेंस, 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, आर की वैल्यू अलग अलग है, ऐसे इनको कनेक्ट किया गया था अक्रॉस अ बैटरी, है ना, अक्रॉस अ बैटरी। जिन रेजिस्टेंस को यूजुअली हम लोग बोल देते हैं, मान लो एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। ठीक है, तो इन रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट किया था और यहाँ बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव, मान लो बैटरी हमारी 100 वोल्ट की है और यहाँ से 10 एम्पीयर का करंट जा रहा है। तो ये करंट एक हर रेजिस्टेंस से जाएगा और देखो करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है क्योंकि सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर करंट सब जगह से, सभी रेजिस्टेंस से मतलब सेम जाता है, बट क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। जैसे मान लो मैं ये बोल देता हूं कि जो R1 है ये मान लो 2 ओम का है, इफ R1 इज ऑफ 2 ओम, इफ R2 जो रेजिस्टेंस हमने लिया वो मान लो 3 ओम का है, और मान लो जो R3 हमने यहाँ पर लिया है वो R3 की वैल्यू 5 ओम की है। तो होता क्या है, हमने जो आपको बोला करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, 10 to the 20 यहां बन जाता है बेटा पहला वोल्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं V1 बन जाता है 20 वोल्ट का। ये R2 के अक्रॉस बन जाता है बेटा आपका V2, 10 3 ये बन जाता है बेटा 30 वोल्ट का, करेक्ट। और यहां पर 10 5 ये बनता है 50 वोल्ट का, जिसे हम लोग बोलते हैं V3। मतलब क्या होता है, जो हमारी बैटरी लगी है 100 वोल्ट की, जो हमारा टोटल वोल्टेज था, टोटल V 100 वोल्ट का, ये डिवाइड हो जाता है 3 टुकड़ों में, जहां से हमने ये शुरू किया था। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। और देखो हुआ क्या था कि आपका वोल्टेज 3 टुकड़ों में डिवाइड होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, जहां से शुरुआत होती है 10th स्टैंडर्ड में आपकी 9-10 में रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और V वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, I इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V1 क्यों बना, बिकॉज ऑफ R1। V2 क्यों बना, बिकॉज ऑफ R2, करंट जाने वाला तो सबसे सेम ही है। और V3 क्यों बना, बिकॉज ऑफ R3। और सर टोटल V क्या क्या, अरे पूरे सर्किट में भी वही करंट जा रहा है I नाम का, तो टोटल V का वैल्यू भी I, लेकिन क्योंकि सभी का निकाल रहे हैं इसलिए यहां लिखते हैं RS। यहां सभी का निकाल रहे तो क्या निकाल देते हैं RS, जो हमने देखा था।
और इफ आई डिवाइड, क्योंकि आई सब जगह कॉमन है, अगर डिवाइड बाय करे आई तो सीरीज रेजिस्टेंस में आपको सीरीज रेजिस्टेंस का फाइनल आंसर कितना मिलता है, वो मिल जाता है बेटा आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से मिलता है। इसका मतलब और क्या है, थोड़ा ध्यान देना है, समझना है इन चीजों को। देखो यही चीजें हम, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 5 ओम है, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 सीरीज रेजिस्टेंस में होता क्या है, जो फाइनल सीरीज रेजिस्टेंस का फाइनल वैल्यू है वो देखो क्या आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 फाइनल आंसर आएगा 10 ओम। मतलब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। काफी ज्यादा मतलब क्या, जो लगे है ना उनसे भी काफी ज्यादा। देखो सबसे बड़ा 5 लगा है, उससे भी डबल है लगभग, ठीक है। तो सीरीज रेजिस्टेंस में हमारी वैल्यू फाइनल रेजिस्टेंस की काफी बढ़ जाती थी, ठीक है। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद में ऐसे ही आपने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहले इधर में क्लियर करो क्योंकि रिजल्ट दोनों उल्टे हैं, अदरवाइज हम ऑलवेज कंफ्यूजन में जीते हैं कि सर ये कैपेसिटर के रेजिस्टर वैल्यू सेम है नहीं, और इधर तो हम कभी ध्यान नहीं देते कि हमारा आउटपुट हमको क्या बताता है। पहले रेजिस्टेंस को क्लियर करो फिर कैपेसिटर को पढ़ो, काफी सिंपल लगेगा, इजी भी लगेगा और कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा। तो देखो हमने और एक बार क्लियर करके दिया है कि 10th स्टैंडर्ड में जो भी आपने रेजिस्टेंस का पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि सभी का क्या होता है, एडिशन। फिर जब हम इन्हीं रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कनेक्ट किया था पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, एक पहला रेजिस्टेंस लगाया था, एक यहाँ पर लगाया था दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस लगा दिए थे यहाँ पे, ध्यान देना है, ये पहला रेजिस्टेंस हमारा, इसके अक्रॉस बेटा हमने लगाया था यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसके अक्रॉस लगाया था बेटा आप लोगों ने यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस। ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आपने देखा था, और ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाई गई थी यहाँ पर बैटरी, ठीक है। मान लो ये बैटरी हमारी 100 वोल्ट की है, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी यू आर वेल नोन अबाउट दिस कि पैरेलल के अक्रॉस के वोल्टेज कैसे होते हैं, सेम एवरी ब्रांच के अक्रॉस, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो रेजिस्टेंस ये R1 R2 R3 का फिर इम्पैक्ट क्या होगा बेटा, इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो तेरा बैटरी जब तू ऑन करेगा पॉजिटिव नेगेटिव करंट दौड़ना शुरू करेगा, ये जो करंट है I नाम का करंट, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा ये करंट डिवाइड होगा 3 टुकड़ों में, I1 में, I2 में और I3 में, ठीक है। द करंट I1 फ्लोज अक्रॉस R1, करंट I2 फ्लोज अक्रॉस R2 और I3 जाएगा बेटा R3 से। लेकिन क्योंकि आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है तो सभी जगह का वोल्टेज वही होता है जो हमारा फाइनल वोल्टेज है, वोल्टेज बदलता नहीं है ना। ये समझना है, पहले बेसिक चीजों को अच्छे रखना है। जैसे सीरीज रेजिस्टेंस में करंट सेम था, वोल्टेज के टुकड़े होते हैं, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था 3 टुकड़ों में, V1 V2 V3 में। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है I1 I2 और I3 में, करेक्ट। एंड उस चक्कर में हमने क्या देखा था, बेसिक चीजें शुरुआत कहां से कर, जैसे यहाँ पर आपको पता है वोल्टेज के टुकड़े हो गए थे V1 V2 और V3, यहाँ करंट के टुकड़े हो गए, करंट बिकम्स I1 प्लस I2 प्लस I3। अब याद रखिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V का फॉर्मूला जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया I इंटू R, तो I का फॉर्मूला बन जाता है V बाय R, करेक्ट। अब सर लेकिन ये I1 लिखा गया, हाँ तो बेटा देखो ना सबका वोल्टेज सेम होगा, ऊपर का V सेम होगा, लेकिन सबके रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1 R2 और R3। तो R1 के कारण I1 आएगा, R2 के कारण I3। तो इस तरह से सेम, व्हाट इज I1 V बाय R1, व्हाट इज I2 V बाय R2, व्हाट इज I3 V बाय R3, और व्हाट इज फाइनल I, टोटल फाइनल I, जो फाइनल I से निकला उसकी वैल्यू क्या है, वो बैटरी का भी वोल्टेज वही है, लेकिन सभी को पैरेलल में लगाया गया है ऐसे लाइन में, तो पैरेलल को हम कितना बोलते हैं RP। V सब जगह सेम आता है। इफ वी डिवाइड बाय V टू बोथ साइड्स, होता क्या है, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का फाइनल आंसर आता है वो आता है रेसिप्रोकल में 1 बाय। सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, तो डायरेक्ट ऐड हो गए तो वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पैरेलल में रेसिप्रोकल में तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी।
जैसे आपके एक समझने आने के लिए उधर में थोड़ा जगह का मैं बाजू में दिखाता हूँ। मान लो रेजिस्टेंस 5 का है, ये 10 ओम का है और ये 20। लो इतने अच्छे बड़े बड़े रेजिस्टेंस लिए मैंने, ठीक है। एक 5 ओम लिया, एक 10 ओम लिया और एक 20 ओम लिया। और मान लो मैं इसका 1/RP निकालने जाऊं ना, होगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो होगा क्या 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20 और इज इक्वल टू 1/RP। देखो क्या होगा बेटा, 5, 10, 20। तो एक काम करते हैं, एलसीएम लगाना पड़ेगा 20, कॉमन बेस 20/5 इट इज 4। 20 को 5 से डिवाइड कर दिया, 4 की 20 से मल्टीप्लाई कर रहे, एलसीएम लगाए तो 20/10 इट इज 2, 20/20 इट इज 1। तो 1/RP की वैल्यू ये हो गई। तो इसको पलटाते हैं, तो देखो RP क्योंकि 1/, है ये उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करेंगे 20/4, 2, 6 और 1 7। तो 20 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर लूं तो आपको दिखता है 7 2 14, करेक्ट। 14 चला गया, 60 आपके पास बचेगा 60 के पास, करेक्ट। तो अगर आप 7 का टेबल लगाते हो, 7 8 56, तो 2.8 समथिंग समथिंग आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या है, देखो हुआ क्या, 2.8 सामने और रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम यही मानते हैं, चलो 2.9 बोल देते हैं। हमारा रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2.9 ओम के आसपास आएगा। ये 2.9 क्या है, सबसे छोटा, छोटा नहीं, छोटे से भी छोटा। देखो यहाँ 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम लगे थे, बट टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई, उससे भी कम। उससे मतलब कितना, जो वहां पर सबसे छोटा लगा था उससे भी छोटा। इसलिए ऐसा बोला जाता था 10th स्टैंडर्ड में, जब आपने कंसेप्ट पढ़ा था कि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, काफी घट जाती है। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज है, फाइनल वाला सीरीज इंक्रीज होता है। और पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज है। जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया कि अगर मैं 1/5, 1/10 और 1/20 लूं तो मेरा आरपी ना ओनली 2.9 ओम के आसपास आता है। मतलब मेरा रेजिस्टेंस काफी क्या होता है, घट जाता है। तो हमने 10th स्टैंडर्ड लेवल पे देखा था कि सीरीज रेजिस्टेंस में वैल्यू बढ़ जाती है, पैरेलल रेजिस्टेंस में वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। अब थोड़े रिजल्ट शॉकिंग दिखेंगे आपको जब आप कैपेसिटेंस पढ़ोगे, इसके पूरे उल्टे रिजल्ट दिखेंगे। चलो अभी आते हैं मेन कैपेसिटर पे तरफ। थोड़ा 10 मिनट में आपको थोड़ा 10 बेस कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब आते हैं कैपेसिटर के तरफ। बेटा कैपेसिटर को भी आप ऐसे ही लगाओगे, सीरीज मतलब क्या लगाना है, एक लाइन में। ये देखो, अब कैपेसिटर बनाने का तरीका क्या है, अभी से हमने आपको डायग्राम जब पढ़ाई, कंसेप्ट पढ़ाया, बताया कि कैपेसिटर में अंदर क्या होते हैं, 2 मेटल रॉड होते हैं, है ना। तो 2 मीटर इक्वल लेंथ के होते हैं भाई। तो आपको कैपेसिटर बनाने का तरीका क्या है, कैपेसिटर के लिए ऐसे 2 इक्वल डंडियां बनानी है, इक्वल, छोटी बड़ी नहीं बनानी है, इक्वल बनानी है। और इन कैपेसिटर के अक्रॉस नीचे लगाते हैं बेटा यहाँ पर बैटरी। और बैटरी तो पता है कैसे दिखाते हैं, एक डंडी बड़ी एक छोटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये कैपेसिटर हो गया C1 हमारा, इसकी कैपेसिटी C1 मान लेते हैं, इसकी कैपेसिटी को C2 मान लेते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी मान लेते हैं, C3। अब देखो क्या होगा बेटा, ये बैटरी के वोल्टेज को मान लिया अपन ने V। अब जैसे ये बैटरी को ऑन करोगे, ये डेवलप करेगा करंट। सर लेकिन कैपेसिटर में तो करंट आता नहीं है। हाँ ना, तो बेटा बस सुनो, करंट कब बनता है, चार्ज फ्लोइंग फॉर एनी टाइम। तो हम यहाँ पर करंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ चार्ज की बात करेंगे। तो ये चार्ज यहां से जाएगा, और चार्ज याद करो जैसे सीरीज में आपने पढ़ा था, वहां पर करंट लिखा था I, यहां सबसे जाने वाला कौन कॉमन रहेगा, Q। चार्ज जैसे का वैसा रहेगा, चार्ज के कोई टुकड़े नहीं होंगे। लेकिन जैसे हमने आपको बोला कि सीरीज में क्या होता है, जो बैटरी लगी होती है उस वोल्टेज से क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा होगा, यहां पर भी समझा देना, C इज इक्वल टू Q/V। अरे भले ही आपका चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज के टुकड़े क्यों होंगे, क्योंकि V का फॉर्मूला कितना बनता है, Q/C। आपका चार्ज हर जगह से सेम जा रहा है, लेकिन कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। तो C1 के कारण V1 आएगा, C2 के कारण क्या आएगा, V2 आएगा, और C3 के कारण V3। तो होगा यहाँ पर भी वही, ये जो आपका बैटरी वोल्टेज है ये 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। C1 के अक्रॉस V1 बनेगा, C2 के अक्रॉस V2 बनेगा, और C3 के अक्रॉस V3 बन जाएगा। तो बेटा शुरुआत बिल्कुल वैसी होगी जैसे यहाँ शुरू की थी। हियर V के टुकड़े हो जाते हैं, यहाँ पर भी हम लोग इसके वोल्टेज के टुकड़े करने वाले हैं। V becomes इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो बेटा इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज के सेम 3 टुकड़े हो जाएंगे। और जैसे हमने आपको बोला
ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आपके सामने रख रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाय V। तो V का फॉर्मूला होता है Q बाय C। तो हम क्या बोल रहे हैं, हर जगह का चार्ज भले ही सेम होगा लेकिन हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग है। तो C1 के कारण V1 बनेगा, C2 के कारण V2। तो सेम वी आर राइटिंग व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर V1 बिकॉज ऑफ C1, दैट इज Q बाय C1। V2 का वैल्यू क्या होगा? Q बाय C2। और सेम V3 का वैल्यू क्या होगा? Q बाय C3। और वैसे ही अगर हम टोटल V की बात करेंगे तो टोटल सर्किट से भी वही चार्ज जा रहा है, तो यहां पर भी Q, बट क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट हुए हैं तो आएगा अपॉन में CS। ठीक है, क्लियर? तो अभी देखो Q Q Q, सब जगह Q सेम है, हम Q को हटा देते हैं। सेम तरीके से डिवाइड बाय Q टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को Q से डिवाइड कर लेते हैं। व्हाट विल गोइंग टू गेट, हमें मिल रहा है 1 बाय CS का फॉर्मूला 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। करेक्ट, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ऐसे कितने भी लगने दो, अगर ऐसे n नंबर में लगे हैं, है ना, अगर ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, फॉर n number of capacitors, अगर ऐसे n नंबर में लगे हुए हैं सीरीज में, तो भी क्या होगा उस केस में भी 1 बाय CS, n नंबर जितने भी लगे, 1 2 3 4, अभी मैंने 3 का देखा, 3 का लगे तो 3 के लिए, 2 का लगेगा तो 2 के लिए, n का लगे तो n के लिए। लेकिन आपका फॉर्मूला कैसे बना है, इनकी वैल्यू 1 अपॉन फॉर्म में ऐड हो रही है। क्या समझ में आ रहा है? जो यहाँ पैरेलल में आंसर आ रहा था 1 बाय RP वाला, है ना, वैसा आंसर यहाँ काय में आता है, सीरीज में आता है। 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। और ऐसे आपको यहाँ सिखाया, जब हम 1 अपॉन में एडिशन करते हैं तो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? घट जाती है। तो सेम मान लो, अगर ये कैपेसिटेंस आपका 5 माइक्रोफैराड का है, ये 10 का है, ये 20 का है, तो आपका फाइनल का वैल्यू यहाँ 2.9 मतलब घट जाएगा। एंड इसलिए ऐसा बोला जाता है, और आपको रिजल्ट में वही समझना है। देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ना बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, काफी कम आता है, डिक्रीज होके आता है। कितना कम आता है? जो सबसे छोटा लगा होगा ना उससे भी छोटा आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उल्टा रिजल्ट दे रहा है। यहाँ सीरीज रेजिस्टेंस में सब ऐड में आते रेजिस्टेंस बढ़ता था, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, काफी घट के आएगा, क्योंकि इसका सीरीज का आंसर इसके पैरेलल की तरह है, ये समझना है। इसलिए ही आपको इन कंपैरिजन में सबसे पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस का पार्ट समझाया, सबसे पहले रेजिस्टेंस का पार्ट आपको समझाया, तब जाके ये क्लैरिटी से पता चल जाता है। चलो बेटा, फिर अभी बिना रुके पट से दूसरा कॉम्बिनेशन में निपटाते हैं, बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 2, व्हिच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशंस को निपटाना चालू करते हैं। तो अभी सेम उसी सर्किट के तरह 3 कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा आपका पहले ब्रांच में, दूसरा कैपेसिटर लगा बेटा आपका दूसरे ब्रांच में, ठीक है, दूसरे पाथ में। चलो, और तीसरा कैपेसिटर यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने तीसरे पाथ में, तीसरे ब्रांच में, थर्ड ब्रांच में तीसरा कैपेसिटर यहाँ पर लग गया है। C1, C2 एंड C3 तीनों को रिस्पेक्टिव पाथ में सेम, देखो डायग्राम बिल्कुल डिक्टो है, जैसे कि वैसे डायग्राम बन रहे हैं, वैसा ही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। सिर्फ समझना है कि हमारे फाइनल आउटपुट में क्या चेंज आता है वो आपको देखना है और उसे कंपेयर करना है प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारी होगी डायग्राम, यहाँ बैटरी लगी है V, और जैसे आपको वहां समझाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि जैसे ये 3 ब्रांच में 3 चीजें लगी हुई है, इधर लगा है C1, इधर लगा है C2, इधर क्या लगा है C3, तो पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम होता है। जो वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा, और उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर?
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होगा जब ये बैटरी ऑन करेंगे, ये चार्ज क्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और जैसे ये इस पॉइंट ए पे आएगा, जो इसको नाम भी देते हैं ए और बी, एट इज कम एट पॉइंट ए, देखो आपका क्या होगा, C1 की तरफ जाने वाला चार्ज Q1 बन जाएगा, C2 की तरफ जाने वाला चार्ज Q2 बन जाएगा, और C3 की तरफ जाने वाला चार्ज Q3 बन जाएगा। आपको ये बता दूं कि सर पैरेलल में वोल्टेज सेम क्यों होते हैं? बेटा ये हम आजकल मॉडिफाइड सर्किट बनाते हैं। पहले हम लोग ना पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐसे दिखाते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? सीधा एक के नीचे एक कनेक्ट करना। तो ये मान लो मेरे कैपेसिटर है और उसके नीचे बैटरी लगी हुई है, ऐसा पूरा डब्बा। ये पढ़ने को बच्चों को हार्ड जाता है, इसलिए आजकल मॉडिफाइड में ऐसे कॉम्बिनेशन बना के दिखाते हैं। तो पैरेलल में क्या होती है, वही पाथ उतने ही लाइन से लग जाती है। तो ये बैटरी का वोल्टेज सब जगह इसलिए सेम चला जाता है, ये याद रखना है ना। अभी वो मॉडिफाइड तरीके से बनाया जाता है, ये मॉडिफाइड सर्किट से जो अच्छे से बनाया गया है बच्चों को समझाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, अब हो क्या रहा है, यहां पर हमने देखा कि हमारा चार्ज क्यू के टुकड़े हो रहे हैं, एक Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3। चार्ज विल गेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, और एज वी नो कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है C इज इक्वल टू Q बाय V। तो Q का फॉर्मूला बनेगा C इंटू V। अब आप ध्यान दीजिए कि देखो हमारा Q का फॉर्मूला C इंटू V, अगेन वही बात है कि सर Q का फॉर्मूला C इंटू V तो आया, वोल्टेज तो सेम है, फिर ये Q1, Q2, Q3 क्यों बन रहा है? तो देखो वोल्टेज भले ही सेम होगा, ये V भले ही सेम होगा, बट क्या है, कैपेसिटी तो अलग अलग है। तो C1 के कारण बनेगा बेटा Q1, V सेम रहेगा। वैसे ही C2 के कारण बनेगा बेटा Q2, और वैसे ही C3 के कारण बनेगा बेटा Q3, V जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू आती है। तो Q1 की जगह C1 इंटू वी, Q2 के जगह C2 इंटू वी, Q3 की जगह C3 इंटू वी, और टोटल क्यू में भी वोल्टेज वही है, तो टोटल क्यू का वोल्टेज भी वी। बट क्योंकि सब पैरेलल में लगे हुए हैं, सबके पैरेलल को जैसे आरपी वैसे यहाँ पे लिखा जाएगा सीपी, तो वी बिल्कुल सेम आया, हटा देते हैं उसको, डिवाइड बाय वी टू बोथ साइड्स कर देते हैं, दोनों साइड्स को v से डिवाइड कर लेते हैं। तो v से डिवाइड करने पे Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब देखो इसके पैरेलल में वो आंसर आ रहा है जो रजिस्टर से काय में आ रहा था, सीरीज में आ रहा था। करेक्ट, ध्यान देना है। तो अगर मान लो अगेन इस केस में भी अगर ऐसे n नंबर लगे हैं, है ना, इफ या फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n नंबर जितने लगे, 2 लगे, 3 लगे, 5 लगे, 4 लगे, 10 लगे, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यही फॉर्मूला Cp का C1 प्लस C2, 2 लगे 2 को ऐड करो, 3 लगे 3 को ऐड करो, 4 सीरीज में है 4 को ऐड करो, n टाइम्स है n टाइम्स ऐड करो। लेकिन देखो होगा क्या, वो डायरेक्ट ही ऐड होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एडिशन में पता है वैल्यूज बढ़ जाती है बेटा, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, वो बढ़ेगा, इंक्रीजेस, और काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सभी वैल्यूज ऐड हो जाएगी, सभी वैल्यूज ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मान लो ये C1 5 का है, C2 10 का है, C3 20 का है, तो 5 प्लस 10 प्लस 20, आपका टोटल आंसर जो आएगा ना वो 35 माइक्रोफैरेड तक के पहुंच जाएगा। तो इतनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जो यहाँ पर रिपीट समझा रहे हैं आपको, जो आंसर रेजिस्टेंस में सीरीज में आता है वो इसके काम में आता है पैरेलल में। तो कभी भी याद रखो, जब कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। और वही उसके उल्टा जो यहाँ पर पैरेलल में था वो हमारे कैपेसिटर्स में काम में आता है, सीरीज में आता है। दैट मीन्स अगर कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है? घट जाती है, काफी ज्यादा घट जाती है। सबसे छोटा होगा उससे भी कम आ जाती है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि उसके सीरीज का आंसर 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसा है, और इधर में C1 प्लस C2 प्लस डायरेक्ट एडिशन होता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए अगर आपको पढ़ना है तो चैनल पे बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, मोस्ट ऑफ लोगों के साथ सब्सक्राइब करना है
है ना। चैनल को की लिंक बहुत सारे बच्चों को भेजनी है, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से उन्हें शेयर करना है, ठीक है। और अपना एक कमेंट बिल्कुल वीडियो पे डालना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।